हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, इनके ट्रिपल एस आर्मी। क्या हालचाल है आप सभी का? बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी लाल बाल गोपाल का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? कल हम लोगों ने अपनी पहला लेक्चर किया था फिजिक्स का, जिसको आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए, इंस्टा पर मुझे मैसेज किए कि सर मजा आ गई पहली वाली क्लास में। सो नो डाउट, मुझे भी पढ़ाने में कल वाले लेक्चर में बहुत मजा आया। बहुत ही स्मूथ क्लास थी, बढ़िया थी, है ना। शुरू में थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बाद एकदम चकाचक हो गया था, है ना। यस। तुम लोग बताओ भाई, क्या हालचाल है? केमिस्ट्री की पहली क्लास भी आपकी हो गई है, तो कैसी रही आपकी केमिस्ट्री की क्लास? केमिस्ट्री की क्लास भाई साहब कैसी रही, फटाफट बता दो। सर डीपीपी क्यों नहीं आई कल की? हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। मैंने इसके लिए बोला भी टीम को कि भाई डीपीपी तुमने क्यों नहीं दिया अभी तक। तो कुछ शायद कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो डीपीपी आपको आज मिल जाएगी, डोंट वरी, है ना। यस। क्या बात है, क्या बात है। कह रहे हैं सर केमिस्ट्री की क्लास बहुत बढ़िया थी, वेरी नाइस। चलिए, तो फिजिक्स की क्लास भी आपकी एकदम चकाचक होने वाली है। हाँ, एकदम चकाचक होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। कल हम लोगों ने अपना सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज उस चैप्टर के बारे में कुछ और चीजें हम लोग सीखेंगे, कुछ और नई नई चीजें यहां पर हम लोग सीखेंगे। राइट। यस। कह रहे सर पक्का मिलेगा? अरे टेंशन ना लो बेटा, इतना डीपीपी मिलेगा कि कर नहीं पाओगे। हाँ कर नहीं पाओगे, इतना डीपीपी आपको मिलेगा, इसलिए डीपीपी की कतई टेंशन मत दीजिए, है ना। हर चैप्टर में आपको डीपीपी मिलने वाली है, और बस ईमानदारी से सभी लोग डीपीपी अगर लगाते रहेंगे तो भाई साहब एकदम मजा आ जाएगा, ये गारंटी है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। तो अभी तक यार, अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है चाचा, तो ज्वाइन कर लो भाई, है। अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के दो तरीके हैं, या तो इस कोड को सीधे सीधे स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि टेलीग्राम ऐप के ऊपर जाओ और वहां पे सर्च करो फिजिक्स बाई अंडरस्कोर शैलेंद्र अंडरस्कोर सर। ठीक, इस तरीके से सेम टू सेम ऐसे लिखोगे तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। आप में से कुछ बच्चे कल उस चैनल को, इस वाले चैनल को कल कुछ बच्चों ने ज्वाइन भी किया था, तो जो बचे हुए लोग हैं वो लोग फटाफट से इस चीज को ज्वाइन कर लेंगे चैनल को, है ना। सर संडे को हॉलीडे रहेगा? अरे बिल्कुल छुट्टी मिलेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दीजिए, दे देंगे भाई। ले, एक बालक कह रहा है हैप्पी बर्थडे सर। भाई मेरा बर्थडे नहीं है, हैं हाँ, लव यू बेटा, लव यू। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यही सारी चीजों को और ज्यादा डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे। सिलेबस भी मैंने यहां पर डाल दिया है कि भाई देखो, पिछली क्लास में ये सब पढ़ लिया था। आज की क्लास में तुम इन चीजों के बारे में बात करने वाले हो। किसके बारे में? इसके बारे में मेनली हम लोग बात करेंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में इस चीज की बात करेंगे। अभी ये वाला जो पोर्शन है वो चैप्टर 2 का है, तो इसकी बात चैप्टर 2 में करेंगे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वो चैप्टर 1 का है, ये भी हमारा चैप्टर 1 का है। ये दोनों काम हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे चैप्टर 1 में ही आता है। तो पूरा का पूरा जो गॉस लॉ है, ये वाला पार्ट हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। यस। सर सरप्राइज क्या है? सरप्राइज ये है ना, तुम्हारे लिए फॉर्मूला शीट कल भी मैंने दिया था, आज फिर से मैं फॉर्मूला शीट ले आया हूं। चैप्टर 1 के सारे फॉर्मूले मैंने खुद की हैंड रिटन राइटिंग में लिख दिया है, साफ सुथरा सा। आपका काम बस इतना सा है कि आपको ये फॉर्मूला रोज रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है। और रिवाइज करने का तरीका बेटा सिंपल होता है। मोबाइल ओपन करो, जहां भी पीडीएफ है इसको ओपन करो और बस सीधे सिर्फ पढ़ लो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू बराबर एन ई, कूलम्स लॉ ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉर्मूला है, सिर्फ रीड कर लो। और हार्डली मैं आपको बताऊं, रीड करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लग सकता। अगर आपने ये काम रेगुलर बेसिस पे करना शुरू किया तो एग्जाम के दिन तक आपको एक एक फॉर्मूला रटा होगा, और इसके थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। फॉर्मूला रटने के बाद का सीन क्या है वो मैं आपको सिखाता जाऊंगा, कि अगर फॉर्मूला याद है तो आखिर उसको हमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो बेटा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि चाहे जितना कंसेप्ट पढ़ा दें। हाँ, मैम ने बोला था सरप्राइज है काहे का सरप्राइज है? मोबाइल तो मैं कल ले आया था एक। हाँ, इसके लिए तो बात नहीं कर रही थी मैम इसकी बात कर रहे थे। हाँ, और तो भाई कोई सरप्राइज नहीं है। हाँ,
चलिए कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी। चलो पूरे 45 घंटे आपके पास हैं, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। है करे सर क्लास आफ्टरनून में रखो, पढ़ लियो चाचा पढ़ लियो, ये शिकायतों का दौर कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए जो समय मिले जिसमें टीचर मास्टर पढ़ा दे बस उसको पढ़ लियो बेटा, नहीं तो ये सब बहानेबाजी चलती रह जाएगी ऐसे ही, है ना। यस, देखो कह रहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा। तो यार देखो, अगर मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें तुमने बेटा कोई भी डाइपोल यहां पे रखा, ये मान लो निगेटिव चार्ज है, यहां कहीं पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा F जिसकी वैल्यू QE है, और एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इसकी भी वैल्यू QE है, यानी कि दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू है वो सेम है। अगर इस डाइपोल को मैं एक बॉडी मान लूं तो इस बॉडी पर एक फोर्स राइट में है, एक फोर्स लेफ्ट में है, जिसकी वजह से साफ साफ कहा जा सकता है कि इस डाइपोल पर जो नेट फोर्स है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल वो 0 के बराबर है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि नेट फोर्स इसके ऊपर हमेशा ही 0 होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आइए देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। तो लगभग 70% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्या बात है। और सबसे पहले तस्नीम ने सही जवाब दिया था, उसके बाद RDX यथार्थ हैं, वैष्णवी हैं। सो दीज आर द स्टूडेंट जो सबसे पहले सही जवाब दे रहे हैं। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आज के लेक्चर के रिवीजन के लिए और है मेरे पास, क्या है जरा ध्यान से सभी लोग देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इट इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज था, उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वहां पे उसको रखा गया है। हमसे कह रहा है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी 0, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी 0, टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी 0, या टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी 0। ये जवाब आपको देना है, सोच समझकर इस चीज का जवाब दीजिएगा। अगर कोई भी एक चार्ज है, मान लो किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो सब लोग बता दो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी, फटाफट बताओ। कोई भी एक सिंपल सा चार्ज है, जैसे मान लो बेटा ये Q चार्ज है, इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट है, तो मैंने आपको कल सिखाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस चार्ज से दूर होगी। अब इस वाले पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपसे कहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर के बराबर। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही होगी, यानी कि इस चार्ज के पास किसी पॉइंट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। तो कंटिन्यूअसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे की तरफ वीक हो रही है, ठीक, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमसे कह रहा है कि नेट फोर्स मस्ट बी 0 होगा, मे बी 0 होगा, टॉर्क जो है वो मस्ट बी 0 होगा या मे बी 0 होगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, इतना हिंट मैंने आपको भरपूर दे दिया है। चलो बताओ, आंसर करो। यस अंकिता बेटा पोल पे जवाब दीजिए, बताइए। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि वो डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस है, इसका मतलब कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब बेटा जो फोर्सेस होंगे वो बराबर नहीं हो सकते। इधर की तरफ फोर्स ज्यादा होगा तो इधर जो होगा वो फोर्स कम होगा। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से नेट फोर्स तो 100% है कि 0 नहीं होगा। टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो टॉर्क में भी 0 हो सकता है और मे नॉट भी 0 भी हो सकता है, क्योंकि टॉर्क डिपेंड करता है एंगल थीटा पर। तो यहां पर सीधी सी बात यह है कि भाई फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही है कि टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी 0।
टॉर्क जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है सर? क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला मैंने आपको कल सिखाया था दैट इज पीई साइन थीटा, और कल जाते जाते मैं आपको यही बात बोल के गया था कि जरा चेक करो इक्विलिब्रियम का क्या सीन है। अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए या ये थीटा 180 डिग्री हो जाए, दोनों ही केसेस में बेटा ये वैल्यू 0 हो जाती है, तो टॉर्क वहां पर 0 हो जाता है। यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। आइए देखते हैं कितने बच्चों ने फोर्थ वाला ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन टिक किया था। तो 21% बच्चों ने सही किया था, बाकी लोगों से क्वेश्चन गलत हो गया। अच्छा, एक चीज सभी लोग और सुन लो मेरी बात। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वो पोल नहीं आ रहा है। तो बेटा पोल जो है आपकी स्क्रीन पर देखो, राइट साइड में ऊपर एक ऐसा बार जैसा दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे पोल के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, राइट। दूसरी बात, अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा होगा तो भी कई बार पोल जो है वो देर से पहुंचता है, ठीक है। वो आपके मोबाइल के नेटवर्क के इशू के कारण होता है, ठीक। इसके बाद कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर पोल वर्क नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं है भाई, पोल सभी के लिए वर्क कर रहा है। आप लोगों के यहां पे जवाब भी आ रहे हैं। प्रवेश 1.0 के बच्चे भी हैं यहां पर, चलो बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, पावनी कह रही है सर डाउट है, तो आ जाओ मैं समझा देता हूं। डाउट है तो आपको इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। सभी लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। देखो, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं बेटा कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस तरीके का जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने कोई डाइपोल रखा, इधर मान लो प्लस क्यू चार्ज है और इधर मान लो माइनस क्यू चार्ज है, तो क्या होता है, इसके ऊपर फोर्स इधर लगता है QE के बराबर, और इसके ऊपर जो फोर्स होता है वो इधर की तरफ लगता है QE के बराबर, जिसकी वजह से मैंने बोल दिया था कि बेटा यहां पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। क्यों? क्योंकि जो डाइपोल है वो यूनिफॉर्म डाइपोल मतलब यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर है वो कैसी है? यूनिफॉर्म कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर यहीं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो कुछ ऐसी हो जाए, ध्यान से समझना, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी हो जाए। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बेटा क्या हुआ? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पास पास है, तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग होगा, है ना, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इधर की तरफ ये फील्ड लाइंस दूर दूर है, इसलिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी वीक फील्ड। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वीक फील्ड होगा, ठीक है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रेजेंट है। अब आप लोग सोचो, अगर आपने कोई भी डाइपोल इस तरीके से यहां पे रख दिया, मान लो ऐसा रख दिया आपने, ठीक है, ये रहा हमारा निगेटिव चार्ज, इधर कहीं हमने रखा है पॉजिटिव चार्ज, फिर से वही काम होगा, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, लेकिन इस फोर्स की जो वैल्यू है इस बार वो अलग होगी, है ना। इधर की तरफ भी कुछ फोर्स लगेगा और कुछ फोर्स बेटा इधर की तरफ भी लग रहा होगा। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो फोर्स ऐसा लग जाएगा भाई, कुछ फोर्स इधर होगा और कुछ फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान कर दूं इसको, तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान कर दूं मैं इसको, मैं इस डाइपोल को यहां पर ऐसे रख रहा हूं, ठीक है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहा हूं। अब तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इस चीज को समझना। एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही आप इस तरीके से रखेंगे क्या होगा, पॉजिटिव वाले पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में होगा, जिसकी वैल्यू QE2 हो जाएगी, और निगेटिव वाले पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इसकी वैल्यू QE1 के बराबर हो जाएगी। अब आप लोग मेरे को एक बात बता दो, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है? बेटा फटाफट कमेंट्स में बता दो, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है? बताइए, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है? क्या लगता है? यस, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां रखूंगा तो ऑब्वियस है, क्योंकि सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो E1 वाला ये वाला फोर्स सर बड़ा होगा और ये वाला फोर्स छोटा होगा। तो इसकी वजह से यहां पर जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स बेटा यहां पर 0 नहीं होने वाला है। ये फोर्स किधर होगा? ये फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा होगा। ये फोर्स किधर की तरफ लगेगा भाई साहब? लेफ्ट साइड में ये फोर्स लग रहा होगा। तो यहां पर नेट फोर्स 0 नहीं हुआ है, जबकि यहां पर नेट फोर्स 0 हो गया है। क्लियर है? अब टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो टॉर्क का फॉर्मूला तो यहां पर होता है PE साइन थीटा, है ना, और यहां भी वही बात है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। अब टॉर्क जो है वो 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर ये थीटा एंगल 0 हो जाए, जैसा कि यहां दिख रहा है, अगर ये थीटा एंगल 0 हो जाए या 180 हो जाए, तो मैं लिख रहा हूं इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, दोनों ही केसेस में बेटा जो टॉर्क है दैट विल बिकम 0।
टॉर्क दो केसेस में जीरो हो सकता है। अगर ये थीटा एंगल जीरो या 180 डिग्री में से कुछ भी हो जाएगा तो टॉर्क विल बिकम जीरो। क्या अभी बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई है? अभी बात एकदम क्लियर समझ में आई है तो जल्दी से सभी लोग हार्ट स्पैम करें। अनुराधा ने कहा सर इतना सोचने का टाइम मिलेगा क्या? नहीं बेटा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, बट अभी क्लास में तो हम लोग टाइम दे सकते हैं कि हाँ भाई मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं अच्छी तरीके से। ठीक है, कंसेप्ट में आपको समझा दूं अच्छी तरीके से। हाँ, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक में आते हैं। ठीक है, तब तक सभी लोगों का मैं लाइव चैट को बंद कर रहा हूं ताकि मैं आपको अगला टॉपिक समझा दूं, सिखा दूं। उसके बाद में फिर से लाइव चैट को बेटा ओपन कर दूंगा ताकि आप लोग को जो भी पूछना होगा, बताना होगा, आप लोग पूछ सकते हैं, बता भी सकते हैं। राइट, तो फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल। देखो, जब कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर इस तरीके का टॉर्क जनरेट हो जाता है। इस टॉर्क की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ वर्क होता है। क्यों? क्योंकि जो सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और यहां पर हम लोगों ने जो डाइपोल रखा है वो ऐसे रखा है, लेकिन इस डाइपोल पर जो टॉर्क जनरेट हुआ वो क्लॉकवाइज हुआ। इस पर फोर्स क्यू ही था, इस पर जो फोर्स है वो भी क्यू ही था। इसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट हुआ वो क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट हुआ। क्लॉकवाइज टॉर्क इसको ऐसा बनाने की कोशिश करेगा। क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इसको इस तरीके का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो जो डाइपोल तुम्हारा ऐसे रखा था ना, उसको ये थीटा एंगल घुमाने घुमाने का काम कर रहा होगा। अब बात आई सर, अगर डाइपोल ऐसे रखा था और वो घूमकर ऐसे होने वाला है तो कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। और वर्क का फॉर्मूला हम सबको पता है कि वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। टाउ क्या है? टॉर्क, और डी थीटा क्या है? उसका एंगल, है ना। टॉर्क की वैल्यू सिंपल है, टाउ जो है वो पीई साइन थीटा होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। पीई को बाहर कर दीजिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बेटा सीधे सीधे होता है माइनस कॉस थीटा। और इसमें चाहो तो आप लिमिट लगा दो कि भाई हमने जीरो से थीटा किया है या थीटा से जीरो किया है, या जो तुम्हें समझ में आया, है ना। जनरल लिमिट में लगा दे रहा हूं कि मैंने किसी थीटा 1 एंगल से इसको किसी थीटा 2 एंगल तक घुमाया है। तो ऐसे में जो वर्क की वैल्यू आएगी दैट इज माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। राइट, इस माइनस को अंदर भेज दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारे पास बेटा वर्क का फॉर्मूला आ गया। सो इट इज नोन एज वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल। कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो डाइपोल यहां पर ऐसे रखा था ना, जो थीटा एंगल बना रहा था, ये उस डाइपोल को घुमाने का काम करेगा और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का काम करेगा। तो सर इस रोटेशन में आखिर कितना वर्क डन हो गया, कितना वर्क हमें करना पड़ गया? तो भाई कोई भी काम हो रहा है, कोई भी चीज घूम रही है तो कुछ ना कुछ वर्क तो किया ही होगा हम लोगों ने। तो वो जो वर्क डन यहां पर हुआ, उस वर्क का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। और टाउ डी थीटा को जो हम लोगों ने सॉल्व किया तब जाकर ये हमारा वर्क का फॉर्मूला निकल करके आया। क्या ये फॉर्मूला एकदम क्लियर है? ध्यान से देख लो सब लोग। यही सेम टू सेम फॉर्मूला हमने यहां पर देखो लिखकर दिखाया है कि जब आप इसको थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक घुमाते हैं तो वर्क का फॉर्मूला होता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहीं पर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे हैं कि अगर कोई भी जो डाइपोल है वो थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो ऐसे में उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो माइनस पीई कॉस थीटा के बराबर होती है। तो यहां सिंपल सी बात है कि मान लो इस तरीके का डाइपोल है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है और ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। तो अगर ये डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है तो इसके अंदर बेटा कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? उसका फॉर्मूला है माइनस पीई कॉस थीटा। So if the dipole is at an angle theta in electric field, then it must have energy equal to minus PE cos theta. ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है वर्क डन इन रोटेशन ऑफ द डाइपोल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो
स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जब एंगल 0 डिग्री हो, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जब एंगल कितना हो जाए 180 डिग्री। तो हमसे कह रहा है कि अगर हम किसी डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन तक घुमाना चाहते हैं तो वर्क डन कितना होगा। तो भाई वर्क का फॉर्मूला तो यही था, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, है ना। अब हम यहां पर एंगल्स की वैल्यू डाल देंगे कि थीटा 1 कितना है 0 है और थीटा 2 कितना है यहां पर 180 डिग्री है। सो इट विल बिकम पीई कॉस 0 माइनस कॉस 180। कॉस 0 हमारा 1 होता है, ठीक है, ये कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसलिए वर्क की जो वैल्यू है यहां पर वो सीधे सीधे निकल करके आ गई, दैट इज इक्वल टू 2 पीई। तो अगर कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और उसको आप यहां से ऐसे घुमाकर ऐसे पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। सो दैट वर्क डन इज इक्वल टू 2 पीई। ठीक है जी। हाँ सर, बुक के बिना काम चल जाएगा क्या? देखो, बुक अगर आपके पास कोई भी एक बुक है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको ध्यान से पढ़िए, डीपीपी को बहुत अच्छी तरीके से लगाइएगा। और मैं तो ये कहूंगा कोई एक आध बुक अरेंज कर लो अगर कर सकते हो तो, है ना। पीडब्ल्यू वाली बुक है वो लेना हो वो ले लो, अरिहंत की आती है वो लेना हो ले लो, किसी ओसवाल की ले लो, जो तुम्हें समझ में आए किताब, है ना। कोई भी एक किताब आप ले लीजिए और उसके थ्रू आप ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यस। अब सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कुछ बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि सर कब स्टेबल है, कब अनस्टेबल है, कब क्या है। तो आ जाओ मैं सारी चीज आपको बताता हूं। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है समझना। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स और नेट टॉर्क का जीरो हो जाना। अगर किसी बॉडी पर टोटल फोर्स भी जीरो है, टोटल टॉर्क भी जीरो है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक। अब मैं आपसे तीन बॉडीज के बारे में बात कर रहा हूं। देखो, ये मान लो कोई एक पहाड़ है, ये पहाड़ का एकदम टॉप है, कोई इंसान यहां पर खड़ा है, ठीक, कोई इंसान यहां पे खड़ा है और कोई इंसान यहां पे खड़ा है। ये तीन जगहों पर, ये पहाड़ के टॉप पर है, ये एकदम खाई में नीचे है, और ये किसी प्लेन पर तीन लोग खड़े हुए हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि यार यहां पर जरा बता दो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, तो इनकी एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी। क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊपर है। मैं आपसे कहूं पोटेंशियल एनर्जी इनके बारे में बताओ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। क्यों? क्योंकि ये गड्ढे में है। ठीक। इनके बारे में पूछा जाए भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है, कांस्टेंट है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। पोटेंशियल एनर्जी तो पता होगा ना सबको, mgh के बराबर। कि भाई अगर मान लो ये हमारा अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है जिसका मास m है, जो कि अर्थ से h हाइट पर है, तो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो mgh होती है। ये आई थिंक आप सबको पता होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो सेम उसी कंसेप्ट से मैंने इस चीज को देखा कि भाई ये बहुत हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ये बहुत डेप्थ में है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और ये नॉर्मल लेवल पर, हॉरिजॉन्टल लेवल पे खड़ा है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो गई। राइट। अब देखो, ये जो सिचुएशन है, मैं आपसे कहूं कि बेटा यहां पर जो इंसान है ये कैसे इक्विलिब्रियम में तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सर ये जरा भी लेफ्ट आया तो इधर गिर जाएगा, जरा भी राइट आया तो इधर गिर जाएगा, है ना। तो जो टॉप पर होता है वो हमेशा किस तरह के इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। What does it mean सर? इसका मतलब इसके ऊपर अभी भी बेटा नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, लेकिन ये पोजीशन कैसी है, ये अनस्टेबल पोजीशन है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। जरा सी भी उसने लापरवाही किया तो खट से नीचे गिरेगा। ये वाला जो पोजीशन है, ये ऑलरेडी इतना गिर चुके हैं कि इससे ज्यादा अब ये गिरने वाले नहीं है। तो ये जो इनकी पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। ये जो इनकी पोजीशन है वो क्या कहलाती है बेटा, इट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो पोजीशन है वो सबसे नीचे है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। राइट। और यहां पर जो होता है इसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का नाम यहां पर देते हैं। इट इज नेम्ड एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम ओवरऑल कितने टाइप का हो गया बेटा, तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
स्टेबल इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब है अगर किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है, फिर बात आई अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, और अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो गई तो इसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के नाम से बेटा जानते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतने में तो कोई दिक्कत समस्या किसी को नहीं है ना, इतने में तो कोई इशू नहीं है ना किसी को। फटाफट बता दो यार, यहां तक की बात कितने लोगों को समझ में आई है ना, यहां तक की बात कितने लोगों को समझ में आई, वोट कर दो, चलो फटाफट वोट कर दो जरा। तो यहां तक की बात कितने लोगों को समझ में आ गई कि हां सर इतनी बात क्लियर है, बाकी अब आप आगे बताओ, है ना। जल्दी से सब लोग थम्स अप करेंगे, फटाफट फटाफट थम्स अप करेंगे कि हां सर इतनी बात जो है वो क्लियर है। कोई ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर अगर है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन अनस्टेबल है बेटा, जरा भी लेफ्ट जाएगा इधर गिर जाएगा, जरा भी राइट जाएगा इधर गिर जाएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ये सबसे नीचे है तो ये ऑलरेडी इतना नीचे है कि अब और क्या नीचे गिरेगा, है ना। ये लेफ्ट जाएगा फिर यहीं आएगा, राइट जाएगा फिर भी यहीं आएगा, इसका मतलब ये पोजीशन इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। और ये तो कांस्टेंट वाला पोजीशन है, इसलिए इसको नाम दे देते हैं हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम करके, राइट। अब हम लोग इसके बेसिस पर थोड़ा सा डिस्कशन यहां पर करेंगे कि भाई देखो, अगर मान लो कोई डाइपोल, समझना ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये निगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से एक डाइपोल यहां पे रखा हुआ है, तो जरा एक चीज मेरे को बताओ, थीटा एंगल यहां पर कितना है? अगर तुमने ऐसे रखा है तो थीटा एंगल हो गया 0। थीटा 0 होने का मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई? माइनस पीई कॉस थीटा, और ये बनेगा माइनस पीई कॉस 0, जिसकी वैल्यू माइनस पीई निकल कर आएगी, राइट, माइनस पीई। अच्छा, सेकंड केस हमसे ये बोला गया है कि मान लो उसको हम लोग ले आए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, यानी माइनस क्यू हम इधर कर दें और प्लस क्यू हम इधर कर दें। सोचो, अगर ये ऐसा है तो थीटा एंगल कितना था? 0। और अगर आपने इसको ऐसा कर दिया, माइनस क्यू इधर ले आए प्लस क्यू इधर ले आए, तो यही थीटा एंगल बेटा तुम्हारा कितना हो जाने वाला है? 180 डिग्री। यही थीटा कितना हो जाने वाला है? 180 डिग्री। ठीक है, 96% बच्चों को ऑलमोस्ट समझ में आ गया है। बाकी लोग भी ध्यान से सुनो, पूरी पूरी बात समझ में आएगी। देखो यार, ये फिजिक्स है, फिजिक्स में चाहिए होता है कंसंट्रेशन, है ना। आप कंसंट्रेट होकर के मेरी बात सुनेंगे। मैं एक बार समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, 3 बार में तो लगभग हर बच्चे को समझ में आ ही जाता है, राइट। आप बस ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक भरोसा रखो सबसे पहले अपने टीचर के ऊपर कि नहीं यार, ये जो पढ़ा रहे हैं ये सबसे बढ़िया टीचर है, इनसे अच्छा आप धरती पे कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैच में ले चुका हूं, राइट। तो पहली चीज होती है अपने टीचर पे भरोसा। दूसरी चीज होती है मेहनत। आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना है कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है, मैं वीडियो फिर पीछे ले जाऊंगा, रिपीट करके सुनूंगा, फिर भी नहीं आया फिर से पीछे ले जाएंगे, फिर से रिपीट करके सुनेंगे। तो ये चीज आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है जब तक समझ में ना आ जाए। और इस बात का बिलीव रखिएगा, अगर आपने किसी चीज को 1 बार 2 बार 3 बार देखा, 100% समझ में आएगा। पहली बार हो सकता है ना आए, दूसरी बार में आएगा, तीसरी बार में आएगा, आएगा जरूर, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और ये केवल अपने लिए नहीं कह रहा हूं, हर टीचर की क्लास में ये बात मैं बोल रहा हूं कि आपको हर टीचर की क्लास में इस तरीके से चेक कर लेना है। ठीक है, चलो फिलहाल मैंने आपको यह बताया कि जब थीटा 0 होता है पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई है। यहां पर थीटा अगर ऐसा हो गया तो अब पोटेंशियल एनर्जी देखो, इट विल बिकम माइनस कॉस 180 डिग्री। बेटा कॉस 180 -1 के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा माइनस पीई मल्टीप्लाइड बाई -1, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो गया पीई के बराबर। देखो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई है। अब आप खुद ही मेरे को बता दो ये कौन सा पोजीशन हुआ? अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, बोलो, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये कौन सा पोजीशन हुआ? ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। तो कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना कि जरा पता करके आना इक्विलिब्रियम स्टेबल या अनस्टेबल हम लोग कब कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो इसका मैं आपको जवाब दे रहा था। कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये डिपेंड करता है कि भाई उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है।
अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो वो हमेशा अनस्टेबल होगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर कम है तो वो हमेशा स्टेबल होगा। इसीलिए जो लोग स्टेबल होते हैं, है ना, सिंसियर होते हैं, वो आपको चुपचाप शांत दिखाई पड़ेंगे। और जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है वो एक जगह बैठ ही नहीं पाते, वो कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं हो पाएंगे, वो भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ अपनी कलाकारी करते रहेंगे। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मिनिमम एनर्जी, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब आई होप बहुत देर से ये बात हो गई है, अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी इस वाले क्वेश्चन की, राइट। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। आज के लेक्चर का हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ को समझने से पहले हमको एक आध चीज और पता होनी चाहिए, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले मैं आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, है ना। पहले हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो, अगर मैं कोई एक एरिया कंसीडर कर लूं इस तरीके का, मान लो कोई एक एरिया मैंने ऐसा ले लिया, ठीक, ये एरिया जो है वो इस तरीके का एरिया है, ऐसा एक एरिया है। अब इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यह है कि भाई इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई हैं। तो यहां पर देखो 5 लाइंस मैंने दिखाई हैं, लेकिन 5 में से केवल 3 लाइंस ऐसी हैं जो इस एरिया से पास हो रही हैं। सभी लोग फटाफट बता दो, है ना, फटाफट सभी लोग बता दो, राइट। तो यहां पर सीधी सी बात है कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, ये इसका बेटा फॉर्मूला होता है। वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको आप ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। सर ये थीटा कौन सा एंगल है? थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे अगर मैं तुमसे यहां पर कहूं कि यार यहां पर थीटा एंगल कितना है, तो उसके लिए मेरे को 2 चीज चाहिए। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो उसका डायरेक्शन क्लियर दिख रहा है। दूसरी चीज है कि सर एरिया वेक्टर किधर है। देखो, अगर ये रेक्टेंगल ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इस तरफ होगा। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, है ना। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर चांस की बात है थीटा एंगल कितना होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा 0 होने का मतलब इस कंडीशन में जो फ्लक्स पास हो रहा है वो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। अच्छा सर, सेकंड केस बेटा जरा ध्यान से देखना सब लोग। मान लो हम लोगों ने इस तरीके का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, लेकिन इस बार जो एरिया रखा है वो ऐसे रखा है। जो एरिया है इस बार वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसा एरिया है। इस बार जो एरिया हम लोगों ने रखा है वो कुछ ऐसा रखा हुआ है, ऐसा ये एरिया है। अब जब एरिया ऐसा होगा तो बोलो एरिया वेक्टर किधर होगा? दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, है ना। तो इससे जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा, कुछ ऐसा होगा। तो ये रहा हमारा एरिया वेक्टर। इधर की तरफ है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन्हीं दोनों के बीच का एंगल हमारा क्या है? थीटा एंगल है। तो यहां पर इस कंडीशन में अगर कोई आपसे पूछे कि यार फ्लक्स कितना होगा, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला है। बट यहां पर क्या है? नॉर्मल कुछ भी फ्लक्स की एक वैल्यू निकल करके आएगी। तो इसी के लिए ये वाला फॉर्मूला यहां पर वैलिड है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर बताया है, दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली वैलिड फॉर दिस केस। इस केस में ये वैलिड है। यहां पर कोई आपसे कहे यार मेरे को फ्लक्स निकाल के दिखाओ, तो आप सीधे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। थीटा 0 है, कॉस 0 1 होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया, राइट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू ए के बराबर है यहां पर, क्योंकि थीटा एंगल 0 है। जबकि यहां पर क्या हुआ है? यहां पर ई ए कॉस थीटा फॉर्मूला हो जाएगा, जिसको ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई है? फटाफट बता दो यार, बोलो। रिया कह रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर समझा देते हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, फिर से समझा देते हैं, है? ध्यान से बस मेरी बात को सुनना। अच्छा,
चलो मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है। मैं लाइव चैट बंद करता हूं तभी तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि तुम लोग करते रहोगे बातचीत तो फिर कैसे समझ में आएगा। चलो देखो, इधर ध्यान से देखो सब लोग, क्या हुआ है यहां पर। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इन स्पेस। स्पेस में कोई भी एक एरिया ले लो, जैसे मान लो हमने ये एरिया ले लिया। अब इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? यहां पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसी यहां पर ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लेकिन उसमें से कितनी लाइंस इस एरिया से पास हो रही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल सा मतलब हो गया, समझ लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? तो मैंने 5 फील्ड लाइंस बनाई, लेकिन 5 में से 3 ही पास हो रही हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? 3 के बराबर हो गया, राइट। अब बताइए सर इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अब बताइए सर एरिया वेक्टर किधर होता है? एरिया, पहली बात समझ लो सब लोग, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होती है। एरिया का डायरेक्शन क्या है भाई? Area is a vector quantity and its direction is perpendicularly outwards. एरिया का डायरेक्शन कैसा होता है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। अगर कोई एरिया मान लो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, तो उसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, राइट। अब मान लो कोई चीज ऐसे रखी हुई है, ऐसे, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर की तरफ होगा। बात समझ पा रहे हो? ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर ऐसा, ठीक, ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर ऐसा। अब इसी को ऐसा कर दोगे तो यही एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो जब मैंने इसको ऐसे रखा तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ हो गया। इस बार एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल है थीटा। यहां पर वो एंगल कितना था? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यहां पर मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा के बराबर, यानी ई ए कॉस थीटा। क्या अभी बात एकदम क्लियर समझ में आई है? जल्दी से सभी लोग मेरे को बता दें, क्या अभी बात एकदम चकाचक क्लियर है? बताओ, तब तक मैं आप लोग के डाउट्स ओपन कर लेता हूं। हाँ, डाउट्स में चेक कर लेता हूं आप लोगों के। हाँ जी सर, जब सरफेस का एरिया और एंगल एक साथ थे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। नहीं बेटा, देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल थीटा 0 होता है। थीटा 0 होने का मतलब यहां कॉस 0 रखेंगे और कॉस 0 1 होता है। कॉस 0 कितना होता है भाई? 1 होता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। अब इसके बाद है सर, अगर कोई सॉलिड फिगर हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो, बताएंगे। सॉलिड स्फीयर में आर और आर क्या है, बताएंगे। हाँ, 90 डिग्री पर भी, 180 में भी। क्या पूछ रहे हो हिमानी बेटा? है, चलिए ठीक है। तो डाउट्स मैंने सभी के देख लिए हैं, जिसके वैलिड डाउट्स थे वो मैंने आपको बता भी दिए हैं। अब आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली चीजों की तरफ हम लोग आते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ के बारे में, और गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के बीच का रिलेशन बताता है। पहली चीज होती है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अभी हम लोगों ने सीखा, और दूसरी चीज होती है चार्ज। ठीक है, गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के बीच का रिलेशन बताता है, पहला है चार्ज और दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस लॉ ये कहता है कि जैसे अगर मान लो कोई भी एक क्यू चार्ज है, कोई भी एक क्यू चार्ज है, और इस क्यू चार्ज के आसपास आपने कैसा भी किसी भी शेप का एक गॉसियन सरफेस मान लिया है, एक गॉसियन सरफेस मान लिया, कैसा भी सरफेस हो, है ना, उसका शेप कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन क्या है कि ये क्लोज्ड होना चाहिए, जहां से खुला है वहीं से बंद होना चाहिए, यानी कि इट मस्ट बी अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। क्लोज्ड का मतलब चार्ज इसके अंदर होना चाहिए और इसमें कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से पैक्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का अगर गॉसियन सरफेस हमने मान लिया, अंदर उसके कोई भी चार्ज है, तो ये गॉस लॉ कहता है कि इस वाली सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू होती है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट।
अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी सिर्फ दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है। पहली चीज है चार्ज, कौन सा चार्ज? अंदर का चार्ज। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा केवल उसकी बात हम करेंगे। और दूसरी चीज यहां पर क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात है सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम और कैसे लिख सकते हैं? तो अभी जब पीछे हम लोगों ने देखा था तो हम लोगों ने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा के बराबर। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो ऐसे में ये फॉर्मूला बेटर होता है। लेकिन अगर मान लो सर कोई केस ऐसा हो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो क्या करेंगे? तो यहां पर आप इसी को लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डीए कॉस थीटा। फॉर्मूला देख लो, अभी भी वही है, अभी भी फॉर्मूला वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। यहां भी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। बट क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले को लगा देते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो फॉर्मूला हुआ ई ए कॉस थीटा। और अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, वेरिएबल हो जाए, तो हम इंटीग्रेशन की बात कर देते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन डीए कॉस थीटा, है ना? तो यहां पर इन्होंने यही चीज लिखा है कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इंटीग्रेशन ई डॉट डीए। एरिया को डीए से लिखो या डीएस से लिखो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चार्ज कौन सा है? हमेशा याद रखना, अंदर का चार्ज, अंदर का चार्ज। ठीक है, तो अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को हम लोग बेटा नाम देते हैं गॉस लॉ का। क्या ये गॉस लॉ आपको क्लियर समझ में आया? फटाफट बता दो एक बार, तो एक बार हार्ड स्पैम कर दोगे। हाँ सर, अभी तक ये बात क्लियर समझ में आ गई है। देखो हर चीज में दो दो बार तीन तीन बार आपको समझा रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत हो आप मेरे को बताना, मैं फिर से रिपीट करके बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताइए, इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा, जैसे मान लो ये कोई भी हमारा एक गॉसियन सरफेस है। अब एक चार्ज ये रहा Q1 चार्ज, ये वाला चार्ज है माइनस Q2 चार्ज, एक चार्ज यहां पड़ा हुआ है Q3 चार्ज, एक चार्ज यहां कहीं पड़ा हुआ है Q4 चार्ज। अब मुझसे बोला गया कि यार इस वाली गॉसियन सरफेस से आखिर कितना फ्लक्स पास होगा? तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डीए, है ना? यही फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डीए। इसकी वैल्यू होती है अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ अंदर का चार्ज चाहिए। अंदर चार्ज कितना है? Q1 वाला चार्ज है, Q2 वाला चार्ज है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज है। Q3 बाहर है तो उससे हमें मतलब नहीं है। Q4 अंदर है तो मैं Q4 को भी ले लूंगा, लेकिन साइन के साथ लूंगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू यहां पर आपको मिलेगा, दैट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ अंदर वाले चार्ज की बात करते हैं, बाहर वाले चार्ज से हमें कोई मतलब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों नहीं होता है। ठीक है जी, ध्यान से देख लो सब लोग। ठीक है, ओके, चलिए एक चीज यहां पर हमें और समझनी चाहिए कि सर बाहर वाले चार्ज आखिर क्यों इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं हम लोग ले रहे हैं, इसके पीछे का सर रीजन क्या है? हो सकता है आप लोगों के मन में ये बात आ रही हो कि सर जो चार्ज बाहर है आखिर उसको आप क्यों नहीं ले रहे हैं इस फॉर्मूले में, दिक्कत क्या है? देखो मैं बताता हूं। अगर ये कोई भी एक गॉसियन सरफेस है, कोई चार्ज अंदर है तो अंदर की बात छोड़ो, अब मान लो कोई चार्ज बाहर है, तो हमने आपसे यही कहा था ना, बाहर वाले चार्ज का उस फॉर्मूले में कोई रोल नहीं है। ठीक, लेकिन क्यों नहीं है इसके पीछे का रीजन मैं आपको दे रहा हूं। जैसे अगर ये कोई भी एक चार्ज है और लेट अस सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बेटा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने से दूर बनाता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने से दूर बनाता है। तो यहां पर जरा चेक करो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकलेगी तो ऐसे होते हुए बाहर चली जाएगी, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुसी है और यहां से वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल गई।
सिमिलरली इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा, यहां भी वही काम हुआ, इधर से बाहर निकल गई और इधर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर घुसी थी। उसका मतलब क्या हुआ, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर घुसी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर निकल गई। इसी की वजह से इस चार्ज का जो फ्लक्स है इस वाले एरिया से दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हियर इज 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों 0 हो गया, उसका रीजन यह है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर की हैं, जितनी घुसी हैं, उतनी निकल गई बेटा। जबकि फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एरिया से पास हो, है ना, यानी एरिया के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। पता चला सर इधर से 2 घुसी थी, 2 बाहर निकल गई, खत्म, नेट वैल्यू अंदर क्या बचा, 0। क्या बचा, 0। क्लियर है। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जो चार्ज बाहर रखा है, आखिर बाहर वाले चार्ज की वजह से मैं फ्लक्स को 0 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुसा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर भी निकल गया है। इस चीज पर बेस्ड जरा एक क्वेश्चन आप लोग मेरे को जवाब देंगे। हाँ चलो देखो क्या है क्वेश्चन। कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम है, उसमें कुछ चार्जेस है। कह रहे द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्ज इज दिस। मान लो यहां पर कुछ चार्जेस है हमारे पास, कुछ हमारे पास चार्जेस हैं, इसके आसपास हमने कोई भी एक सरफेस माना, इस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 25 यूनिट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस सरफेस से। कह रहे हैं द फ्लक्स ओवर कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर विल बी, यानी अगर इस वाले स्फीयर का रेडियस है मान लो 10 सेंटीमीटर, अब आप 20 सेंटीमीटर का अगर आप बना दोगे तो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर का भी स्फीयर में बना दूंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या फर्क पड़ेगा, सभी लोग बताइएगा। चलो फटाफट सभी लोग बताओ कि अगर मैं बड़ा भी स्फीयर ले लूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला वही होता है अंदर का चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। छोटा हमने इसको लिया तो भी अंदर का चार्ज, बड़ा हमने लिया तो भी अंदर चार्ज उतना ही है। अब आप मेरे को बताओ अगर छोटी वाली सरफेस से फ्लक्स है 25 के बराबर तो बड़ी वाली सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, फटाफट आंसर करो बेटा, बोलो। बड़ी वाली सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, तो मैं आपको बताऊं फ्लक्स की जो वैल्यू है ना दैट विल बी सेम, फ्लक्स की जो वैल्यू है ना दैट विल बी सेम। क्यों सर सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 चीजों पे नहीं, एक ही चीज पर डिपेंड करता है, कौन, अंदर का चार्ज, अंदर का चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। 10 सेंटीमीटर लिया था तो भी चार्जेस अंदर थे, 20 सेंटीमीटर ले लिया तो भी अंदर उतना ही चार्ज है। जब अमाउंट ऑफ चार्ज चेंज नहीं हो रहा तो इसके रेडियस के बड़े या छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन इनसाइड चार्ज, सिर्फ अंदर के चार्ज पर डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि अगर इसकी वजह से फ्लक्स 25 है तो बड़े वाले की वजह से भी फ्लक्स कितना होगा, 25 के बराबर। देखते हैं कितने बच्चों ने ए वाला ऑप्शन टिक किया है, तो 77% बच्चों ने ए वाला ऑप्शन लिया, जिसमें साक्षी ने सबसे पहले क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। क्या आप लोगों को मेरी बात एकदम चकाचक समझ में आ गई है इस क्वेश्चन की, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर के चार्ज पर डिपेंड करता है, उस सरफेस की एरिया पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट एरिया। क्लियर है, ओके। अब अगला एक क्वेश्चन हमारे पास और है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, जरा इस चीज को समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। देखिएगा, मैं आपको एक केस पहले अपनी तरफ से सिखा दूं, फिर आप लोग मेरे को बताना। जैसे अगर मैं ये कहूं कि यार एक मेरे पास स्क्वायर है, एक मेरे पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के सेंटर पे बेटा, इस स्क्वायर के सेंटर पे यहां कहीं पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। स्क्वायर भी मत कहो, इसको क्यूब बोलो। लेट अस सपोज हमारे पास एक क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर पे क्या रखा हुआ है, एक चार्ज क्यू रखा है। मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू दिस क्यूब,
इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो सिंपल है, अंदर का चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। अंदर का चार्ज क्यू है और एप्सिलॉन नॉट से हम डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। इस क्यूब से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो इतने के बराबर है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा केवल इस वाले फेस से, किसी एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आप कहोगे सर इस तरह के यहां कितने फेसेस हैं, पहला, दूसरा, है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी ऐसे कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। कितने फेसेस हैं इस तरह के? भाई किसी भी एक क्यूब में ऐसी कितनी सतह होती है, ऐसे कितने फेसेस होते हैं? ऐसे 6 फेसेस होते हैं। यानी अगर आपसे यह कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस बता दो, किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो आंसर होना चाहिए Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कुछ बात समझ में आ रही है बेटा? ध्यान से समझ लो। अगर एक क्यूब में अंदर चार्ज रखा है और मैं तुमसे कहूं पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास हुआ, तो सर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। केवल एक फेस से कितना फ्लक्स पास हुआ, तो दैट इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ऐसा एक वेसल है, ओपन है, और इसके यहां कहीं पर ओपन वाले एंड पर एक चार्ज Q रखा हुआ है, लाइक दिस। ये सिलेंडर है, इधर से बंद है, इधर ओपन वाले एंड पर एक चार्ज Q रखा हुआ है। हमसे कह रहा है द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल इज। ये वाली जो सरफेस है इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? बेटा अगर गॉस लॉ लगाना है ना तो इसको क्लोज्ड करना पड़ेगा। क्लोज्ड करने का तरीका क्या है? अगर बिल्कुल इसी के जैसा एक सिलेंडर आप ऊपर और मान लीजिए, इसी के जैसा एक सिलेंडर आप ऊपर और मान लीजिए, तो क्या होगा? अब इस पूरे सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। बोलो पूरे दोनों सिलेंडर मिलाकर कितना फ्लक्स पास होगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपको बताना है कि किसी एक सिलेंडर से आखिर कितना फ्लक्स पास होने वाला है। फटाफट मेरे प्यारे बच्चों आंसर करो, बताओ, आंसर इट। भाई गॉस लॉ में जो गॉसियन सरफेस होती है वो क्लोज्ड होनी चाहिए ना। यहां पर जो सिलेंडर था वो इधर से ओपन था, तो हमने क्या किया, जैसा सिलेंडर ये था सेम वैसा ही एक सिलेंडर यहां ऊपर भी रख दिया। तो उससे क्या हुआ? उससे अब ये चार्ज अंदर चला गया। तो इन दोनों सिलेंडर से जो फ्लक्स पास होगा, दोनों सिलेंडर से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सर किसी एक सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास होगा? तो भाई इसका आधा कर दो, यानी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट वन। देखते हैं कितने बच्चों ने थर्ड वाला ऑप्शन यहां पर टिक किया है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कंसेप्ट समझ में आ रहा है भाई? देखो यार मेरी एक आदत है, मैं जब फिजिक्स पढ़ाता हूं ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं। ऑब्वियस सी बात है जब मैं ज्यादा क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस कराऊंगा तो तुमसे कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कुछ गलत भी होंगे, कभी कभी ज्यादा गलत हो जाएंगे, कभी कभी ज्यादा सही हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसका मतलब तुम कुछ नया सीखने वाले हो और कुछ सीखने के लिए ही तुमने ये बैच लिया है। इसलिए अगर कभी भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसका टेंशन मत लेना कभी भी। बस ये सोचना क्वेश्चन गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जो सर ने समझाया क्या वो समझ में आया? अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ गया तो समझो मामला एकदम चकाचक चल रहा है। कह रहे सर मजा आ रहा है आपकी क्लास में, चलो बढ़िया है भाई। तो फिलहाल यहां पर हमारा आंसर जो है वो 66% बच्चों ने सही किया है। यथार्थ भाई ने फिर से बिल्कुल सही किया है, आर रवीर है, अंशुमन है, RDX OP है? तो भाई बहुत बढ़िया, आपने एकदम सही जवाब दिया है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे और देखते हैं। हमसे कह रहा है मार्क द करेक्ट ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कह रहा है गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। कह रहा है सिर्फ सिमेट्रिकल बॉडी के लिए ही गॉस लॉ वैलिड है। तो ऐसा नहीं है यार, हम कैसी भी बॉडी मान सकते हैं जो हमारा मन हो। कह रहा है गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में ही होना चाहिए उसी के लिए वैलिड हो।
तो ये भी यहां पर नहीं है। ठीक, हाँ, पोल 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 नॉट वर्किंग। हाँ भैया देखो, अगर कोई क्वेश्चन में पोल ना चल रहा हो, तुम लाइव चैट में आंसर दे दिया करो यार ABCD। ठीक है, इसका टेंशन ना लो यार, ABCD लाइव चैट में लिख दो भाई। है, मेन चीज पे आओ, जो मेन पढ़ना है वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय द गॉस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, या फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू ऑल चार्जेस इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब यहां पर मैं आपको बताऊं ना, यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ वाला ऑप्शन। पढ़ो, इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि सिर्फ सिमेट्रिकल चार्ज के लिए होता है, गलत है। इसमें कह रहा है कि हमेशा चार्ज वैक्यूम में हो केवल तभी वैलिड है, यह भी गलत है। तीसरे में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। कह रहा है गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बेटा गॉस लॉ क्या है, जरा ध्यान से सोचो, यही तो है गॉस लॉ, यही तो है गॉस लॉ। एंड दिस इज इक्वल टू अंदर का चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, चाहे वो चार्ज अंदर का हो चाहे वो चार्ज बाहर का हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की वजह से होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर चार्ज क्रिएट कर सकता है ना, चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो। तो यहां पर हमसे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से होती है, तो ये गलत है। फ्लक्स जो है वो अंदर वाले चार्ज की वजह से होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबकी वजह से होती है, ड्यू टू ऑल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। हाँ, फ्लक्स जरूर बाहर वाले का जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुसती है उतनी बाहर निकल जाती है। समझ में आ रही है बात, है ना? अब हमसे इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू ऑल चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ऑल चार्जेस। जरा समझना, ऑल चार्जेस का मतलब क्या हुआ? दिस मस्ट बी इक्वल टू फ्लक्स ऑफ आउटसाइड चार्ज प्लस फ्लक्स ऑफ इनसाइड चार्ज। बोलो यार, अगर मैं कह रहा हूं कि सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसका मतलब क्या हुआ? कुछ चार्ज अंदर के रहे होंगे, कुछ चार्ज बाहर के रहे होंगे। देखो यार, बाहर वाले चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है बेटा? जीरो। बाहर वाला जो चार्ज है उसकी वजह से फ्लक्स जीरो होता है, तो भाई टोटल जो फ्लक्स है वो अंदर वाले चार्ज की वजह से ही होता है। वही यहां पे लिखा है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू एनक्लोज्ड चार्जेस। अंदर वाले चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर होता है। तो सही बात है, क्योंकि आउटसाइड वाला जो चार्ज है उसका फ्लक्स कितना है मेरे प्यारे बच्चों? जीरो के बराबर, जीरो के बराबर है। इज दैट क्लियर? यस और नो? हाँ, यस और नो? ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। इज दिस क्लियर? अच्छा देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मैंने एक इस तरीके का एक सिलेंडर बॉडी रख दिया है। अब आपसे यहां कहा जाए कि भाई इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स बताइए कितना है, तो आपका सीधा जवाब यह होगा कि सर कुछ फ्लक्स यहां पर एंटर कर रहा है, कुछ फ्लक्स सर यहां पर एंटर कर रहा है, और यहां से इस वाली सरफेस से उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जा रहा है। जितना फ्लक्स यहां से एंटर हुआ उतना ही फ्लक्स यहां से बाहर निकल गया। तो बेटा इस सिलेंडर से जो टोटल फ्लक्स है, अगर कोई आपसे पूछे, सो दैट फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो फ्लक्स बाहर निकले, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकले, उसकी वजह से फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ई। और यहां पर अगर आपसे कोई कहे इस वाली सरफेस से कितना फ्लक्स पास हुआ, तो बेटा इस वाली सरफेस से माइनस ई ए के बराबर फ्लक्स पास होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर घुस रही हो तो फ्लक्स निगेटिव होता है, जब वो बाहर निकल रही हो तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है, क्योंकि दोनों फ्लक्स की वैल्यू बेटा आपस में बराबर है। इसी वजह से मैंने क्या बोला, नेट फ्लक्स कितना होगा यहां पर? जीरो के बराबर। इस सिलिंड्रिकल सरफेस से नेट फ्लक्स जो पास होगा वो कितना होगा? जीरो के बराबर। आंसर हमारा सिंपल है कि सर जितना फ्लक्स यहां से घुसा उतना यहां से बाहर निकल गया। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुसी है उतनी ही सर वहां से बाहर निकल गई है। सो इस वजह से सर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? जीरो के बराबर।
अच्छा, कितने बच्चों को अभी तक का पढ़ाया 70 से 80% समझ में आ गया है? आज की क्लास में पढ़ाई हुई जितनी भी चीजें हैं उनमें से 70 से 80% कितने बच्चों को क्लियर है? क्योंकि 10-20% जो होता है ना, वो एक आध बार जब आप रिवीजन करते हैं तब क्लियर होता है, बट 70 से 80% कितने बच्चों को क्लियर हो गया है? वो लोग जल्दी से एक बार वोट करके बता देंगे। ठीक है, चलो 45 सेकंड का मैं आपको एक पोल दे रहा हूं, फटाफट थम्स अप करके बता दो कि हाँ सर 70 से 80% तक क्लियर है सर, बाकी एक आध बार रिवाइज करेंगे सर, हो जाएगा मामला चकाचक, है ना? यस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पोल पे बताओ, पोल पे देखते हैं भाई क्या आता है ना? फिलहाल मैंने आपको क्या समझाया कि भाई जितना फ्लक्स एंटर हुआ है उतना ही फ्लक्स यहां से बाहर हुआ है। क्यों सर? इस केस में कोई आपसे कहे कि यार एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इधर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ है। दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है? 0 डिग्री है, इसी वजह से फ्लक्स पॉजिटिव है। यहां पर कोई बोले इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है। लेकिन एरिया वेक्टर किधर है? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। एरिया वेक्टर इधर है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। हेंस एंगल थीटा यहां कितना हुआ? 180 डिग्री। जब थीटा 180 हुआ है, इसी वजह से इसका फ्लक्स कैसा है? नेगेटिव है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो फ्लक्स इनवर्ड्स होगा, जो फ्लक्स अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड्स वाला जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा, और जो फ्लक्स आउटवर्ड्स होगा, जो बाहर निकल रहा होगा, उस वाले फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव मानकर चलेंगे। अंदर वाला फ्लक्स नेगेटिव और जो बाहर निकल रहा है वो वाला फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो इस सिलेंडर से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है, दैट टोटल फ्लक्स हियर इज 0। चलो बहुत बढ़िया, 94% बच्चों को बात जो है समझ में आ गई है। 4-5% बच्चे हैं जो थोड़ा सा उनको जो है कम समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो मैं आपसे यही कहूंगा यार, फिजिक्स में ना दो चीज होती है, या तो मैं जेन्युइन उसी लेवल पर पढ़ाऊं जिस लेवल पे सीयूईटी पूछता है, राइट, या तो मैं लेवल को कम कर दूं। अगर मैं लेवल कम कर दूंगा ना, तो ये जो परसेंटेज है ये बढ़ के अपने आप 99-100% पहुंच जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं भाई तुम उसी लेवल पे सीखो जिस लेवल पे सीयूईटी तुमसे पूछता है क्वेश्चंस। इसलिए मैं लेवल को कतई डाउन नहीं करना चाहता हूं। हाँ, चीजों को मुझे एक बार नहीं, 2 बार 3 बार तुम्हें समझाना पड़ेगा, वो मैं कर दूंगा, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें रिपीट करके चीजें बार बार बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे लेवल पर ही पढ़ो, ताकि तुम्हें पूरी चीज जो है, सारे कंसेप्ट तुम्हारे एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, यस। अब यहां पर कुछ केसेस हैं, मैं लाइव चैट बंद कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा सभी लोग। यहां पर क्या है, सबसे पहला केस ये है कि अगर कोई लाइन चार्ज है, अगर कोई लाइन चार्ज है, यानी कि इस तरीके का केस है, अगर कोई लाइन चार्ज है, यानी कि सारा का सारा चार्ज जो है अगर वो इसकी लेंथ में डिवाइडेड है, और इस लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट यहां कहीं पर हमने लिया, इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे कहूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर बताओ, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सर लैम्डा क्या है? लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो है, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसके यूनिट लेंथ में क्यू चार्ज प्रेजेंट है, सो लैम्डा का मतलब हो गया क्यू बाई एल। तो यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि इस लाइन चार्ज की वजह से यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को देखकर एक बात एकदम क्लियर हो रही है कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, इधर डिस्टेंस ले लो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। यही ग्राफ यहां पर बना के दिखाया गया है, ये देखो, यही वाला ग्राफ यहां पे बना के दिखाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आप चेक कर सकते हैं, ये वही वैल्यू है। इस 2 को 4 से काटोगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यहां भी लिखा है, और यही लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मैंने भी बताया है।
ठीक, तो अगर कोई भी बहुत बड़ा सा लाइन चार्ज है, यानी चार्ज को किसी वायर में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और आपसे कहें कि बेटा यहां कहीं आसपास किसी पॉइंट पर आप मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो इस तरीके से हम इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहीं पर दूसरा एक काम और भी होता है। कई बार हमसे कहते हैं कि एक चार्ज शीट है, एक क्या है, एक चार्ज शीट है, इस तरीके की चार्ज शीट है, और इस पूरे शीट पर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, इस पूरी शीट पर लेट अस सपोज मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। पूरी शीट पर जो चार्ज है वो कौन सा है जी, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा चार्ज हमने यहां पे दे दिया। अब आप लोग जरा देखिएगा, अगर मैं इस शीट से, ये शीट ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी है शीट, ध्यान से समझना, ये शीट कैसे रखी है, ये शीट ऐसे रखी हुई है, ऐसे। अब इस शीट की वजह से अगर मैं आपसे कहूं आर डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट पी है, इस पी वाले पॉइंट पर आप मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो देखो पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो इसने भी अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सर ये सिग्मा क्या चीज है, सिग्मा मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इसका नाम होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका नाम क्या होता है, इट्स नेम इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट। तो देखो अगर कभी भी चार्ज लेंथ में डिवाइडेड है तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और अगर यही चार्ज किसी एरिया में डिवाइडेड है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देख लो, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस पर ये डिपेंड नहीं करती है। यही दो फॉर्मूले हमने यहां पर बेटा आपको लिख करके सिखाए हैं। पहला फॉर्मूला है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दूसरा फॉर्मूला होता है किसी भी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर कोई भी इस तरीके का शीट है तो शीट की वजह से यहां कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस पर देखो कई केसेस में आपको बता सकता हूं, जैसे मान लो एक शीट ये रही और बिल्कुल इसी के जैसी एक शीट यहां पर भी है। ठीक, इस वाली शीट पर बेटा मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो गया, इस पर हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब क्या होगा, ऐसे बनाने की बजाय मैं और अच्छा डायग्राम बनाऊं। देखो ऐसा, ये शीट है, ये शीट है, और सेम ऐसी ही एक शीट हमारे पास और है, यहां पर है। ठीक, ये शीट है, एक शीट ये है, एक शीट ये है। इस वाली पूरी शीट पर पॉजिटिव चार्ज दिया है, इस वाली पूरी शीट पर नेगेटिव चार्ज दिया है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि यार एक पॉइंट यहां कहीं है, इन दोनों शीट्स के बीच में कहीं भी, इन दोनों शीट्स के बीच में, यहां 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 कहीं भी है, बस दोनों शीट्स के बीच में है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जरा सोचो। पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, अगेन वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस P वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगी। इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है। यानी कि इन दोनों शीट्स के बीच में अगर कोई आपसे कहे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो आप सिंपल बताएंगे दोनों शीट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ध्यान से सोचो, पॉजिटिव शीट अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, नेगेटिव वाला शीट अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक, अच्छा सर ये चीज तो सर चलो समझ में आ गई सर, है सेम केस लो, सेम केस लो। इस बार गेम क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इस बार दोनों पॉजिटिव है। अब हमसे कहा गया कि यार बीच में कोई पॉइंट P है, जरा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो।
तो यार पॉजिटिव वाली जो शीट है वो अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी पॉजिटिव है, ये भी अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, अगेन वैल्यू कितनी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार पी वाले पॉइंट पर कोई आपसे कहे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, तो आंसर क्या हुआ हमारा 0। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का सपोर्ट कर रही है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। इसमें क्या है, दोनों पॉजिटिव है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या हो गई 0। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि यार कोई पॉइंट यहां कहीं बाहर है या यहां कहीं पर है तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात, अगर कोई पॉइंट यहां कहीं पर है, पॉजिटिव शीट अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी पॉजिटिव है, ये भी अपने से दूर करेगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इस वाले पॉइंट Q पर, अगर मैं इसको Q नाम दे दूं, तो इस Q वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर बीच में थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी, और अगर यहां कोई पॉइंट ले लोगे तो ये भी अपने से दूर क्रिएट करेगा, वो भी अपने से दूर क्रिएट करेगा। यहां पर फिर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकल कर आएगा। समझ में आ रही बात? वैसी ही बात हम लोग यहां भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे आपसे कहूं तो पॉजिटिव वाली शीट अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगी, निगेटिव वाली शीट अपने से अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ 0। सिमिलरली यहां भी आपसे कोई पूछे इनकी वजह से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्लियर है? इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे सीयूईटी के एग्जाम में देखो पूछा गया है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे सीयूईटी के एग्जाम में देखो पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। हमसे कह रहा है एक शीट ये रही पॉजिटिव वाली शीट है और एक ये रही निगेटिव वाली शीट है। आपसे कहा जा रहा है कि 3 पॉइंट्स हैं, एक P1 है, एक P2 है और एक P3 है। 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पर एक चार्ज रखा है, Q चार्ज, Q चार्ज और Q चार्ज। तीनों पर एक एक चार्ज रखा है। आपको बताना है कि इन चार्जेस पर जो फोर्स होगा F1, F2 और F3, आखिर वो किस पर, मतलब वो कैसा है, 0 है कि नहीं 0 है, ये क्वेश्चन है। ठीक, देखो अगर मैं फोर्स की बात करूं, किसी भी चार्ज पर बेटा फोर्स जो होता है वो Q इंटू ई के बराबर है। चार्ज तो तीनों में सेम है, इसका मतलब ये फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो तुमको बस ये बताना है कि यहां, यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या 0 नहीं है। सोच समझ के जवाब दो। ये पॉजिटिव है, एक मैं कहूं तो हिंट दे दूं, ये पॉजिटिव है, अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये निगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। दोनों ऐड हो जाएंगे तो वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बाकी दोनों का तुम सोच लो और मेरे को जवाब दे दो। पूरे 45 सेकेंड्स तुम्हारे पास हैं। आंसर इट गाइस। देखो भाई, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव वाली शीट अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, निगेटिव वाली शीट अपनी तरफ करेगी। इस वजह से इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब F1 वाला जो फोर्स है वो 0 हो गया। सिमिलरली यहां पर जो F3 वाला जो फोर्स है बेटा वो भी 0 हो गया। तो F1 0, F3 0, लेकिन जो F2 है वो 0 नहीं होगा। F1 0, F3 0, ये भी 0 नहीं। F1 0, F3 0, F2 इज नॉट 0। सेकंड वाला ऑप्शन सही है, बीबी इज एब्सोल्युटली राइट। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा चकाचक क्या है, सही है। देखते हैं भाई कितने बच्चों ने सही किया है सेकंड ऑप्शन को। 68% लोगों ने सही किया है। गोविंद शर्मा जी ने सबसे पहले सही किया है, कुछ लोगों से गलत भी हो गया, कोई बात नहीं। क्या ये समझ में आ गया आप सभी को? समझ में आ गया आप सभी को? बोले यार। कह रहे सर फोन कितने का लिया आपने? बेटा एक किडनी कल बेच आया हूं। हाँ, एक किडनी जब बेच दिया है तब ये फोन आया है। यस। यस। विठल मिश्रा जी हैं, कह रहे हैं सर डिस्टेंसेस तो अलग अलग हैं। बेटा किसी भी शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है, यानी कि वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना? उसके फॉर्मूले में आर आता ही नहीं है। फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, बात ही खत्म हो गई, है ना? कह रहे सर मजा आया,
चलो बढ़िया है। कौन सा है सर? S26 अल्ट्रा। हाँ ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। हाँ, ये चीज सबको एकदम क्लियर समझ में आ गई है, इस पर मैंने क्वेश्चन भी आपको करवा दिया है। अब एक चीज यहां पर मैं आपको और सिखाने और बताने जा रहा हूं, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल पूछा जाए कभी भी, मान लो कोई भी कंडक्टिंग शेल है और उस कंडक्टिंग शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दें, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी सिंपल है। क्या? इस तरीके का मान लो कोई भी एक कंडक्टिंग शेल है। शेल कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जो भी चार्ज आप कंडक्टर को देंगे, सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा? उसकी सरफेस पर। कंडक्टर को जो भी चार्ज दोगे, सारा चार्ज कहां जाएगा? उसकी सरफेस पर। तो इस तरीके से इसकी पूरी सरफेस पर जो चार्ज है वो Q के बराबर है। इसका जो रेडियस है वो कुछ कैपिटल R के बराबर है। अब अगर कोई पॉइंट बाहर का है, तो आउटसाइड वाले पॉइंट पर, बाहर वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आता है वो बड़ा सिंपल है, 1/4πε0 Q/r²। सिंपल फॉर्मूला है, सबको पता है, यही फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो अगर कोई पॉइंट जैसे यहां कहीं पर है, तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हम मान रहे हैं? R। सेंटर से पॉइंट की जो डिस्टेंस हम मान रहे हैं वो स्मॉल r मान रहे हैं। तो बाहर वाले किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे मिलेगा। सरफेस पर अगर आपसे कोई कहे कि यार सरफेस पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिंपल है 1/4πε0, तो Q/R²। भाई सरफेस पर जब ले आओगे तो रेडियस कैपिटल R के बराबर हो गई, तो हमने वो उठा के रख दिया है। फिर हमसे कह रहा है कि अगर अंदर किसी भी पॉइंट पर आपसे कहें इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो देखो अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंटरनल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्यों सर? क्योंकि ये किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर को जो भी चार्ज देंगे, सारा चार्ज बाहर जाएगा। अब जब सारा चार्ज बाहर है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बाहर ही होगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगी? तो यहां पर क्या है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 हो जाती है। किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 के बराबर हो जाती है। यह चीज मैंने आपको यहां पर समझाया, राइट। तो अगर कोई भी इस तरीके का कंडक्टिंग शेल है, शेल का मतलब अंदर वो खोखला है, अंदर खाली है, ठीक है, ये शेल है और बाहर तो हवा है, राइट। अब आपसे कहा जाए बाहर कोई पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो 1/4πε0 Q/r²। सरफेस पर कोई पूछ दे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो 1/4πε0 Q/R²। और अंदर किसी भी पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें, दैट विल बी 0। जैसे यहां पॉइंट, यहां अंदर किसी भी पॉइंट पर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0 के बराबर। रीजन क्या है? जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आएगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से। जब सारा चार्ज ही बाहर चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर अंदर कैसे हो सकता है? खुद ही सोचो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आता है? चार्ज की वजह से ना। जहां चार्ज होगा वहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकेम 0 इनसाइड द कंडक्टिंग शेल। तो ये तीनों फॉर्मूले मैंने यहां पर देखो लिखे हैं। एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/R², ठीक है, सरफेस पर इतना है, इंटरनल पॉइंट पर इतना है। अब अगर कोई आपसे कहे ग्राफ बना के दिखाओ, तो इस तरीके का ग्राफ है कि भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। ये पॉइंट कहां का है? ये पॉइंट है सरफेस का पॉइंट। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, वो साफ साफ सभी को दिखाई पड़ रहा है। जैसे जैसे इस शेल से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होता जाएगा। क्लियर है जी? ध्यान से देख लो भाई, क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर कोई भी एक शीट है तो शीट की वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? σ/2ε0 के बराबर। σ/2ε0 के बराबर, ठीक है। इट इज फॉर थिन नॉन कंडक्टिंग प्लेट, यानी कोई अगर शीट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0। लेकिन अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट हो जाए तो क्या होगा? देखो, अगर कोई इस तरीके का कंडक्टिंग प्लेट है, मान लो ये ऐसा है कंडक्टिंग प्लेट। अब इस कंडक्टिंग प्लेट को अगर तुमने कुछ भी क्यू चार्ज दिया, देखो पहले क्या था, पहले जो प्लेट था हमारा वो नॉन कंडक्टिंग था। ये जो प्लेट था
ये कैसा था, नॉन कंडक्टिंग था, तो हमने जो भी चार्ज दिया वो सारा चार्ज अंदर ही रह गया भाई, इट वॉज नॉन कंडक्टिंग ना, तो सारा चार्ज कहां रह गया, अंदर रह गया, लाइक दिस, इसके अंदर चार्ज था, सो इट वॉज नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक। लेकिन अगर मैं कंडक्टिंग शीट ले लूं तो क्या होगा, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, जो भी चार्ज देंगे सारा चार्ज कहां जाएगा, आउटर सरफेस पर। तो मान लो अगर मैंने इसको क्यू चार्ज दिया था, इसमें तो सारा क्यू चार्ज अंदर चला गया, अब जब यहां पर मैं चार्ज दूंगा तो ये आधा आधा चार्ज दोनों तरफ चला जाएगा भाई, इधर की तरफ चार्ज आ जाएगा कितना, Q/2, और इधर भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2, यानी चार्ज दोनों तरफ आधा आधा बट जाएगा, चार्ज दोनों तरफ आधा आधा बट जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी वजह से अगर आप आसपास कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उस अकॉर्डिंग हम लोग जो है कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इसको भी एक शीट मान लेना, इसको भी एक शीट मान लेना, खत्म बात, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज प्लास्टिक प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 10 वोल्ट पर मीटर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इफ द प्लास्टिक प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉपर प्लेट ऑफ द सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड कैरिंग द सेम चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बिकम, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितना हो जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। फिर से पढ़ो, चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज प्लास्टिक प्लेट, एक प्लास्टिक प्लेट है यानी इंसुलेटिंग प्लेट है, इस पर हमने टोटल Q चार्ज दिया तो पूरी शीट पर वो बट जाएगा, लाइक दिस, पूरी शीट पर वो क्या होगा, बट जाएगा। तो इस शीट की वजह से आसपास यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, σ/2ε0, ठीक। ये कैसी शीट थी, इट वॉज प्लास्टिक यानी कि नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट को जो भी चार्ज देंगे सारा चार्ज अंदर रहेगा, कंडक्टर को जो भी चार्ज दोगे बाहर चला जाएगा। अब हमसे कह रहा है इफ द प्लास्टिक प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय कॉपर प्लेट, कॉपर का मतलब बेटा क्या हुआ, कॉपर कैसा होता है, कंडक्टर है। अब अगर तुमने इंसुलेटर वाला प्लेट हटा करके कंडक्टर वाला प्लेट लगा दिया तो क्या होगा, कंडक्टर वाला प्लेट लगाने से चार्जेस जो हैं वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, चार्ज जो है वो इधर उधर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज आधा आधा दोनों तरफ आ जाएगा, आधा आधा दोनों तरफ आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है 10 के बराबर था, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10 के बराबर है, हमसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है क्या होगा। पढ़ो, इफ द प्लास्टिक प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉपर प्लेट ऑफ द सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड कैरिंग द सेम चार्ज Q, इसमें भी Q चार्ज था, इसमें भी Q ही चार्ज है, अगर Q ही चार्ज है तो ऑब्वियस है चार्ज आधा आधा हो जाएगा, आधा इधर और आधा इधर। अब हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बिकम, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यार इस सिस्टम की वजह से अगर आप यहां कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे भाई, सिंपल बात है भाई, ये वाला जो चार्ज है ये अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जरा ध्यान से सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है σ/2ε0, यही होता है ना, σ/2ε0, बट सिग्मा खुद क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। बोलो यार, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं सिग्मा की वैल्यू कितनी है, तो चार्ज है दोनों तरफ का Q/2, एरिया कितना है, A के बराबर, ये वैल्यू है बेटा सिग्मा की, यानी Q/2a, ये वैल्यू है यहां पर सिग्मा की। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, σ/2ε0, यहां भी कितना होगा, σ/2ε0। तो ओवरऑल P वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी σ/ε0, लेकिन उस σ/ε0 की वैल्यू कितनी हुई, इट इज Q/2a, ये तो सिग्मा की वैल्यू है, ε0 यहां भी ले आएंगे, जबकि यहां पर वैल्यू कितनी थी, जरा उसको ध्यान से देखो, है ना, σ/2ε0, σ/2ε0, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सिग्मा की जो अपनी जो वैल्यू है वो Q/2a है, तो यहां पर मैंने वैल्यू डाल दी Q/2a ε0। यहां की अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू कितनी है, जरा ध्यान से देखो, 10 इज इक्वल टू इट इज Q डिवाइडेड बाई A/2ε0, है ना। तो देख लो Q/2ε0a, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 के बराबर है। तो अभी आपको बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चेक कर लो, चेक कर लो भाई कितना होगा। Q चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0, सही है।
चार्ज आधा आधा बट गया, चार्ज के आधा आधा बट जाने से क्या हुआ, आधा बट जाने से ये जो सिग्मा है ये भी तो आधा हो गया, क्योंकि चार्ज आधा हो गया ना भाई। इसका जो सिग्मा था, इसका जो सिग्मा था वो कितना था, क्यू बटे ए, चार्ज अपॉन एरिया, और इसका जो सिग्मा है वो कितना है, इट इज क्यू अपॉन टू ए, क्यू अपॉन टू ए, आधा हो गया। लेकिन पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये भी अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जब हमने ऐड किया तो हमने देखा कि यार जो वैल्यू उधर है वही वैल्यू उधर है, यानी कि हमारे आंसर पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर अभी भी 10 वोल्ट पर मीटर ही रहा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, चार्ज आधा आधा बटा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ने सेम डायरेक्शन में दे दिया, इस वजह से कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ा। तो आंसर आप देख लो, इसका भी आया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 10 के बराबर ही होगी। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको होमवर्क में भी एक बार दूंगा कि इसको होमवर्क में एक बार ट्राई करना है ना। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, कुछ को समझ में नहीं भी आया होगा, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो अगली क्लास में मैं आपको एक बार इसको फिर से बताऊंगा। फिलहाल जितने बच्चों को समझ में आया जल्दी से एक बार हार्ट स्पैम करो कि हाँ सर ये चीज मेरे को क्लियर समझ में आ गई है, बताइए। क्लोज टू द सेंटर ऑफ प्लेट मतलब जैसे प्लेट है, इस प्लेट का यहां कहीं सेंटर है, इसके आसपास कोई पॉइंट पी है, ठीक है, ये कोई प्लेट है, इसके आसपास कोई पॉइंट पी है, ये मतलब है क्लोज टू इट सेंटर का मतलब इसके आसपास है, बस ये शीट है, इस शीट के आसपास, ये नहीं मतलब शीट से बहुत दूर नहीं है, शीट के आसपास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपसे कहा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को बता दो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालेंगे। वन मोर क्वेश्चन वी हैव, एक आध और क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का कर लेते हैं, है ना। इनमें से कुछ क्वेश्चंस एचसी वर्मा सर की किताब के हैं तो ऑब्वियस है थोड़े से, है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होंगे, लेकिन प्रैक्टिस इसी को कहते हैं, केवल आसान आसान क्वेश्चंस को करना प्रैक्टिस नहीं होता, है ना। तो मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। यहां पर है अ मेटेलिक पार्टिकल हैविंग नो नेट चार्ज is placed near a finite metal plate carrying a positive charge. Electric force on the particle will be, देखो metallic particle having no net charge, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक, is placed near a finite metal plate, तो ये कोई भी एक मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट के पास रखा है कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, इस मेटल प्लेट पर जो भी चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई पूरी प्लेट पर यहां पॉजिटिव चार्ज हो गया, मेटल है तो चार्ज आउटर सरफेस पे होगा लाइक दिस। हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी, इस पार्टिकल पर फोर्स कैसा होगा, टुवर्ड्स द प्लेट होगा, अवे फ्रॉम प्लेट होगा, पैरेलल टू प्लेट होगा, या फिर फोर्स नहीं लगेगा, आप लोगों को बताना है। चलो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों बताओ। हिंट में दे सकता हूं, हिंट में दे सकता हूं, यहां पर काम आएगा जो मैंने कल सिखाया था, क्या, इलेक्ट्रो इंडक्शन सिखाया था, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। भाई अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो भी आपका मेटेलिक पार्टिकल है ना, या जो भी पार्टिकल है यहां पर, इस पार्टिकल में क्या होगा, अगर अगर ये पॉजिटिव है तो इस पार्टिकल के अंदर के निगेटिव इधर आ जाएंगे और पार्टिकल के अंदर के जो पॉजिटिव होंगे वो इधर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि इसमें इंडक्शन होगा, इंडक्शन की वजह से यहां पर निगेटिव आ जाएगा, अब ये निगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि यहां पर आंसर होना चाहिए टूवर्ड्स द प्लेट, ठीक है। यही मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, चार्जिंग बाई इंडक्शन, याद करो चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव वाला रॉड है, ठीक है, ये अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर है, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, निगेटिव, और इधर की तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि जब ये पॉजिटिव था इसने निगेटिव को अट्रैक्ट किया, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, अब ये निगेटिव पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेगा, सो इस पर जो फोर्स होएगा वो टूवर्ड्स द प्लेट होगा। 28% बच्चों ने सही किया है, कुछ बच्चे फिर से कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में। मैंने कहा था क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है ना, बट समझ में आया होगा
कि हाँ यार लॉजिक तो बिल्कुल सही है कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो इधर निगेटिव चार्ज आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और फिर से गलती होने के चांसेस हैं, एचसी वर्मा सर की किताब का क्वेश्चन है ना। एचसीबी का क्वेश्चन है तो कंफ्यूजिंग होगा भाई, पढ़ो जरा। कह रहे अ थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल कंटेन्स अ चार्ज क्यू ऑन इट। इस शेल पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज। अ पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल एंड अनदर चार्ज Q1 इज प्लेस्ड आउटसाइड। एक चार्ज सेंटर पर है, एक चार्ज बाहर है। कह रहा है ऑल द थ्री चार्जेस आर पॉजिटिव, सारे चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। कह रहा है द फोर्स ऑन द चार्ज एट सेंटर, सेंटर वाला ये जो चार्ज है ना, उस पर फोर्स कितना होगा ये आपको बताना है। एक देखो इस पूरे शेल पर जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है, एक चार्ज बाहर है, एक चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। आपको बताना है इस सेंटर वाले चार्ज पर फोर्स कितना होगा, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर की तरफ या फिर जीरो के बराबर। चलो आंसर इट, आंसर इट, बताओ कितना फोर्स होगा। अब यहां पे कंसेप्ट क्या है, कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, बस ये सोच लो। देखो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्यू ही होती है, चार्ज अंदर कुछ भी हो। इलेक्ट्रिक फील्ड सोच लो कंडक्टिंग शेल के अंदर कितना होता है। किसी भी शेल के अंदर, है ना, फोर्स ऑन द चार्ज एट सेंटर, भैया सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। राइट है, क्लियर है। मैक्सिमम बच्चे हमारे डी वाला ऑप्शन जीरो लिख भी रहे हैं। सो देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है भाई। 72% लोगों ने सही किया, तस्नीम ने क्वेश्चन को पहले सही किया था। चलिए और क्वेश्चन देखो। अब इसी क्वेश्चन में और दिमाग लगाओ। हमसे कह रहा है कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, सेम क्वेश्चन में कह रहा फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज ड्यू टू शेल। इस बार आपको बताना है कि इस वाले चार्ज पर शेल की वजह से फोर्स किधर होगा। ये प्यारा क्वेश्चन है, समझ रहे हो। हमसे कह रहा है इस शेल की वजह से इस वाले चार्ज पर फोर्स किधर की तरफ होगा। हिंट मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को बोलो रिपेल करेगा, करेगा। हाँ सर, कुछ ना कुछ मान लो इसने फोर्स लगा दिया F के बराबर। अब ये जो शेल है, ये शेल भी कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो नेट फोर्स अंदर जीरो हुआ होगा। अंदर अगर नेट फोर्स जीरो करना है तो शेल का फोर्स किधर होना चाहिए, ये तुमको जवाब देना है। 45 सेकेंड्स तुम्हारे पास है, आंसर इट गाइस। पोल नॉट वर्किंग, प्रगति बेटा लाइव चैट में आंसर दे दो ABCD, है ना। मेरे पास तो यार चल रहा है, यहां तो पोल वोल सब दिखाई पड़ रहा है। ये देखो ABCD ऑप्शन आ रहे हैं सारे। तेरी अदाओं का जादू जो चल गया, दीवाना मैं हुआ, दिल मचल गया, दिल का धुआं उठा, मौसम बदल गया। तो क्या हुआ भाई, पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव ने इस वाले पॉजिटिव को रिपेल किया तो फोर्स इधर लगा। अब ये जो शेल है ये इस पर फोर्स इधर की तरफ लगा रहा होगा और इतना ही फोर्स लगा रहा होगा। इसी की वजह से तो क्यू वाले चार्ज पर मैंने बोला था नेट फोर्स यहां पर जीरो होगा। भाई नेट फोर्स जीरो कैसे हो सकता है, ये रिपेल करेगा, 100% क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। सर ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, ठीक। तो ऑब्वियस है इसको फोर्स राइट साइड में लगाना पड़ेगा ताकि दोनों फोर्सेस कट के जीरो हो जाए। तो आंसर हमारा सेकंड वाला हुआ, बीबी इज राइट, सेकंड ऑप्शन इज राइट। बोले यार, अरे भाई बोले यार, कह रहे हैं दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत बढ़िया, सेकंड ऑप्शन। 55% बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। लीडर बोर्ड में देखो, रियान, साक्षी, सरोज, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनका नाम यहां पे लिख के आ गया है।
ठीक है जी। तो ये सब तो मैंने आपको समझा ही दिया है। हाँ, अब यहां पर है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक शॉक इज एक्सपीरियंस्ड ऑन ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार ड्यू टू। तो भाई अगर कोई भी कार का डोर खोलने में तुम्हें कुछ भी शॉक लग रहा है, कई बार ऐसा होता है ना, गर्मी के मौसम में हमने नल छुआ, नल छूते ही हमें शॉक लग गया, किसी इंसान को छुआ तो भी शॉक लग गया, वो क्यों होता है? ड्यू टू डिस्चार्जिंग, है ना। मेरी बॉडी पे ढेर सारा चार्ज मान लो इकट्ठा हो गया होगा, किसी को हमने टच किया, चार्ज इधर से उधर गया, करंट का एक हल्का सा फ्लो हुआ, तो वो मेरे को एक झटके के रूप में फील होता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी चीज को टच करने पर अगर तुम्हें शॉक लग रहा है तो ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू डिस्चार्जिंग ऑफ द चार्ज। चार्ज की डिस्चार्जिंग की वजह से ऐसा होता है। ठीक, देखो बेटा, क्लास का जो ड्यूरेशन है मैं आपको बताऊं, क्लास का ड्यूरेशन कितना होता है यहां पर? मिनिमम 90 मिनट्स। देखो यार, क्योंकि ना ज्यादा समय नहीं है आपके पास, सीयूईटी एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। हर एक चैप्टर में हम लोग के पास कितने लेक्चर्स हैं? 2-2 3-3 लेक्चर्स ही हैं बेटा हर चैप्टर में। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है ना आपके पास, 4-6 महीने तो है नहीं सीयूईटी एग्जाम में। अब अगर सोचो हमारे पास मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का टाइम है, और उस 1.5 से 2 महीने में हमें फिजिक्स पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, जीरो लेवल से पढ़ना है, एक एक चीज समझते हुए पढ़ना है, क्वेश्चंस भी करने हैं, तो टाइम तो देना पड़ेगा यार, है ना। तो मिनिमम क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट होगा। वो 90 से बढ़ के 100 मिनट, 110 मिनट भी हो सकता है। हाँ, 2 घंटे नहीं पहुंचाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, हाँ, देखो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ टू बॉडीज आर रब्ड एंड वन ऑफ देम एक्वायर्स Q1 चार्ज एंड अनदर एक्वायर्स Q2 चार्ज, द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2 इज। Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा? एक बॉडी को दूसरे में आपने रब किया है, एक पर Q1 चार्ज आया, दूसरे पर Q2 आया, तो इस Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा? बताओ। रविंदर कौर कह रहे हैं सर यू विल ऑल्सो क्लियर 11th क्लास सिलेबस इन इट। देखो सीयूईटी के में ना 11th का सिलेबस नहीं आता बेटा, सिर्फ 12th का सिलेबस आता है। लेकिन 11th की वो चीजें जो 12th में काम में आती हैं वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, यस। अंजलि बेटा, वो कैपिटल क्यू भी रिपेल कर रहा था, इसीलिए तो उसका फोर्स मैंने राइट साइड में लगाया। वो जो कैपिटल क्यू जो तुम्हें पीछे दिख रहा था, वो कैपिटल क्यू पूरे शेल पे था ना, वो तो पूरे शेल पे था ना, वो कोई एक चार्ज थोड़ी ना है, वो तो पूरे शेल पर दिया हुआ चार्ज है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हुआ? -1:1। जैसे एक बॉडी ये रही ए, एक बॉडी ये रही बी, दोनों को रब किया, इस पर Q1 आया, इस पर Q2 आया। क्यों? क्योंकि इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए होंगे। ठीक, तो अगर इधर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा? निगेटिव। ठीक, और इस पे जितना निगेटिव आएगा इस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इन दोनों चार्जेस का रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो -1:1 के बराबर आएगा। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। 55% बच्चों ने इसको सही किया है। भाई एक ऑब्जेक्ट को जब दूसरे में रब करोगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, जितना निगेटिव इस पे उतना ही पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सर इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इधर 2 ही तो आए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो -2e, 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो +2e। रेशियो निकालो -1। क्लियर है? सर निगेटिव कैसे हो सकता है? मैंने बताया तो, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इस पर चार्ज कैसा आएगा? निगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ गया तो उस पर चार्ज निगेटिव, यहां से गया है इलेक्ट्रॉन तो इस पर चार्ज पॉजिटिव। ये फंडा होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस यहां पर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि कल बहुत से बच्चे कह रहे थे सर कुछ क्वेश्चंस दे दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहां पर फॉर प्रैक्टिस मैं छोड़ रहा हूं। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। ठीक है, इनमें यहां मैंने 2-3 PYQs भी रखे हैं। ठीक है, 2-3 यहां पर जैसे ये हैं, ये है, ये है, ये 2-3 मैंने यहां पे PYQs भी रखे हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भाई इतना ही रखते हैं। होमवर्क क्या है? सबसे पहला होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों, रिवीजन ऑफ क्लास। जो भी मैंने आज क्लास में तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है,
उसको रिवाइज करना तुम्हारा सबसे प्राइम होमवर्क है। क्यों? क्योंकि अभी हो सकता है तुमको 70%, 80%, 90% अभी तुम्हें समझ में आया होगा, लेकिन वो जो 10% जो बचा, वो जो 15%, जो 20% जो बचा, वो कैसे आएगा? बाय रिवीजन। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जैसे ही अभी क्लास ओवर हो, हल्का फुल्का अपना कुछ खाना वाना खाना हो खा लो, खाने के तुरंत बाद फिर से बैठो और इस लेक्चर को फिर से रिवाइज करो। चाहे वीडियो देख के रिवाइज करो, चाहे पीडीएफ नोट्स देखकर रिवाइज करो। नोट्स देखोगे तो खुद समझ में आएगा, हाँ ये चीज आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, यार ये नहीं आया। फिर से वीडियो पे जाओ, देखो वीडियो में मैंने क्या बताया है आपको। तो उससे क्या होगा कि ये आपका जो लेक्चर है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरा होमवर्क जो हमेशा का है, दैट इज 20 क्वेश्चंस पर डे। आपको डेली 20 क्वेश्चंस पर डे लगाना है, फिजिक्स की क्लास हो या ना हो। अब फिजिक्स की क्लास अगले हफ्ते होगी, ठीक? फर्स्ट वीक क्लासेस इस तरीके से हैं। अब हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले हफ्ते नंबर ऑफ क्लासेस होपफुली बढ़ जाएंगी फिजिक्स की, राइट? तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। देखो, अब फिजिक्स की क्लास है या नहीं है, आपको डेली डेली 20 न्यूमेरिकल करने हैं। 20 न्यूमेरिकल तुम्हें कल करने चाहिए थे, 20 आप आज कर लेना, 20 कल करो, 20 परसों करो, 20 उसके अगले दिन करो। मतलब डेली 20 करना है। ये नहीं कि जिस दिन क्लास होगी केवल उसी दिन करेंगे, नहीं। डेली 20 न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। किताब कोई सी भी आप ले सकते हो, जो भी किताब आपके पास हो उसी किताब से आप पढ़ने की कोशिश करिए क्लास 12th के, ठीक है? रितिका कह रही है सर आप ही दे दो। मैंने इसमें बेटा क्वेश्चंस ऑलरेडी दे रखे हैं, आप लोग उन क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है? दोस क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ। कह रहे सर डाउट चेक कर लो। अच्छा ठीक है भाई, आ जाओ, डाउट थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार डाउट देख लेते हैं। ऊपर का चार्ज का क्या हुआ? कौन सा ऊपर का चार्ज? बेटा ये वाला जो चार्ज है ना, ध्यान से समझो, ये वाला जो चार्ज है ना, क्यू चार्ज, देखो ये क्यू चार्ज शेल के ऊपर का चार्ज है, और शेल का चार्ज एक जगह पर नहीं होगा, वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पढ़ा है ना तुम लोगों ने? अगर कंडक्टिंग शेल है और उस कंडक्टिंग शेल को हमने कुछ भी चार्ज दिया तो चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्यू चार्ज एक जगह पर नहीं है, ये क्यू चार्ज पूरे पर है। इसकी वजह से फोर्स तो क्लियर है कि सर इधर की तरफ होगा। अब इसकी वजह से फोर्स 100% इधर की तरफ होना चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 होगा, अदरवाइज नेट फोर्स 0 नहीं होगा। आई बात समझ में? इस लॉजिक से हम वहां पर बोल रहे हैं। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। समृद्धि बेटा एक बार रिपीट करके देखना, नहीं आएगा तो अगली क्लास में बताना, मैं फिर से बता दूंगा, डोंट वरी, राइट? फिर कह रहे हैं इनके आंसर कहां से चेक करेंगे? ये तो भाई तुम्हें करना पड़ेगा, गूगल पे डाल दे देना यार, आजकल उस पे है, जेमिनाई पे डाल दो, चैट जीपीटी पे डाल दो, किसी पे भी डाल दो भाई, क्वेश्चन का आंसर तो सभी बता देते हैं। आज के जमाने में ये टेंशन खत्म है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कहां से आएगा। इतने सारे एआई आपके पास ऑलरेडी हैं, कहीं भी फोटो खींच के डाल देना, आपको आंसर तो मिल ही जाएगा, ठीक है? हाँ, 180 डिग्री के लिए फ्लक्स क्या होगा? कहां यहां कहां फ्लक्स की बात हो गई बेटा? देखो, अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, और सर एंगल जो है थीटा दोनों के बीच का 180 डिग्री है, तो ऐसे में बेटा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस 180। कॉस 180 -1 होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड -EA के बराबर हो जाएगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम नेगेटिव लाइक -EA, ठीक? अंजलि ने पूछा था सर यहां कैपिटल क्यू भी तो रिपेल करेगा। अंजलि बेटा ये कैपिटल क्यू चार्ज पूरे शेल पर बट गया, ये कैपिटल क्यू एक जगह पर नहीं है ना, ये पूरे शेल पर बट गया है। पढ़ो, कह रहा है अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल एंड अनदर चार्ज क्यू, नहीं, कह रहा थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल कंटेन्स अ चार्ज क्यू ऑन इट, यानी इस पर जो चार्ज है वो क्यू के बराबर है, तो क्यू चार्ज पूरे पर होगा ना। अगर वो मेटेलिक शेल है तो चार्ज पूरे पर होगा बेटा, इस बात को ध्यान से समझिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए ठीक है, कॉमन टाइप के डाउट हैं बच्चों के। देखो, अब आप लोग से मैं बस यही कहूंगा, फिजिक्स प्रॉपरली आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 2 लेक्चर्स हम लोगों ने किए हैं जिस पर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। कुछ क्वेश्चंस टफ होंगे, कुछ आसान होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और ये सीखने के लिए ही आप लोगों ने बैच लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ईमानदारी से लेक्चर का रिवीजन करिएगा, और लेक्चर के जस्ट बाद कमेंट्स में जरूर बताना कि आज का लेक्चर आप सभी को ओवरऑल कैसा लगा। ठीक है जी, मिलेंगे हम सभी लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए